सो हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू चैनल रघुविश एंड होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। तो भाई अभी के रात के बज चुके कुछ 11 से 11:30 और अभी बन रही है हमारी चाय। मस्त चाय इलायची चढ़ाएंगे और उसके साथ आज क्योंकि श्रावण सोमवार जिसे बोलते हैं, सोमवार ऐसा होता है कि इसमें हम व्रत रखते, तो आज हमारा व्रत था। तो अभी रात को हम व्रत ऐसा चाय और चिप्स मतलब चिप्स तल के खोल रहे हैं हमारा व्रत। तो आप देख ही सकते हो, ये है हमारा किचन। ऐसे ही किचन पूरे 9th फ्लोर तक है। पहले तो 6th और 8th फ्लोर पे किचन नहीं थे, लेकिन अभी उनका काम शायद से चालू हो गया है, तो अभी हर फ्लोर पे एक एक किचन है। तो अभी भाई हम खाना बना के आ गए थे और आप देख ही सकते हो हॉस्टल लाइफ यही होती है। रात को सबको भूख लगी थी, आज सबका व्रत था। तो यहाँ पे इशिका मैडम जी है जो डॉक्टर जी का 4th ईयर में और अरबाज 3rd ईयर में है। क्या खा रहे हैं आप? पापड़ खा रहा हूँ भैया। पापड़ नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं पोंगे। रुको, बाल सही नहीं है, पहले बाल ठीक कर लो। अरे सब सही है, आप बहुत स्वीट एंड क्यूट लग रहे हो। 2 मिनट रुको। अरबाज हमेशा क्यूट और हैंडसम दिखता है। इसको बोलते हैं पोंगे दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? पोंगे। पोंगे। क्या बोलते हैं इशिका इसको? इसको बोलते हैं पोंगे। पोंगे। मराठी में सच्ची में इसको पोंगे बोलते हाँ, हैं। इसके ये पता है ये हमारे इधर क्या कैसे बिकते? हाँ। मतलब बिकते तो 5-5-10 रुपए के, लेकिन इसको ऑयल में नहीं, वो रेत में, रेत के अंदर तलते रेत हैं के और नमक रोस्ट करते हैं उसको। और आप भी सोच रहे होंगे कि अभी क्या कर रहा हूँ भाई, तो मैं अपने बाल काट रहा हूँ गलती से। ये यहाँ से बाल कट गए, अभी इसको थोड़ा सेटिंग करेंगे। अभी छुट्टी है, क्या ही करे, गलती भी की तो खुद से ही की, खुद को ही गाली देनी पड़ेगी। अगर दूसरा कोई कर लेता गाइस, ये अगर कर लेता तो इसको और गाली मिलती, लेकिन ये अभी बहुत हंस रहा है क्योंकि ये बाल गलत कट रहे। सो भाई अभी देख ही सकते हो फाइनली हमारे बाल कट चुके हैं। लेकिन आज का जो वीडियो है वो बाल काटने के ऊपर तो ऑफकोर्सली नहीं था। तो आज का वीडियो है कि अभी काफी ज्यादा बच्चे हैं जो इंडिया में अभी सीख कर रहे होंगे। थोड़ा सा वीडियो लेट हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अभी काफी सारे बच्चे इंडिया में जो सीख कर रहे होंगे रशिया में एडमिशन लेने के लिए MBBS में, तो आज उसी के बारे में चर्चा होगी आज के ब्लॉग में। तो बने रहिए और कमेंट जरूर करना कि आपको और क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और लाइक सब्सक्राइब शेयर के साथ आगे बढ़िए गाइस, क्योंकि हम जो वीडियो बनाते हैं वो काफी ज्यादा रिसर्च करके बनाते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो हाँ, आज का जो व्लॉग है वो इसी के ऊपर है कि अभी जो बच्चे हैं इंडिया से रशिया में MBBS करने के लिए आ रहे हैं, उनको ये लग रहा होगा कि क्या, बहुत सारे डाउट्स होंगे बेसिकली, इतने ज्यादा डाउट्स होंगे उनके मन में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे ना कॉलेजेस देखी है, ना यूनिवर्सिटी देखी है, ना यहाँ के उनको टीचर्स के बारे में पता है कि कैसा पढ़ाया जाता है। वो बस एक ट्रस्ट के ऊपर है जो उन्हें कंसल्टेंट दे रहा है अभी कि हाँ वहाँ पे बहुत अच्छा होगा, और रिजल्ट के ऊपर है बेसिकली। जो कॉलेज ने अभी तक FMG में रिजल्ट देके रखे हैं कि FMG में बच्चों ने उस पर्टिकुलर कॉलेज से कितने ज्यादा बच्चे पास आउट कराए हैं, या तो उनका रिजल्ट कितने ज्यादा मार्क्स से अच्छा है, उनका रेशो क्या है कि इतने 100 बच्चे थे उसमें से 50 या 60 बच्चे निकले, या 70 या 80 बच्चे निकले। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ उसका नाम है ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, और आई एम 4th ईयर MBBS मेडिकल स्टूडेंट। और इस यूनिवर्सिटी का बहुत ही सालों से जो FMG का रिजल्ट है सबसे बेस्ट रहा है और अच्छा ही होते जा रहा है साल ब साल। ऐसा कभी नहीं, गिरावट कभी नहीं आई इसके रेशो में। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि क्या जो ये यूनिवर्सिटीज है वो फुल्ली इंग्लिश होती है कि नहीं। ज्यादा यूनिवर्सिटीज के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं जिन यूनिवर्सिटीज का मैं नाम लूंगा वो फुल्ली इंग्लिश है। जैसे ऑरेनबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी हो गई, पर्म हो गई, मारी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, समारा, उराल, फिर आपकी पॉस्को स्टेट, तवेर पहले बायलिंगुअल थी लेकिन अभी वो फुली इंग्लिश मीडियम हो गई है, फिर स्मॉलेंस हो गई। ऐसी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे फुल इंग्लिश पोर्शन होता है और इंग्लिश में ही टीचिंग होती है। अभी दूसरा क्वेश्चन काफी सारे बच्चों के मन में ये होता है कि जो आप इंडिया में MBBS के स्टूडेंट होते हैं, जो वो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, क्या वही सेम पैटर्न यहाँ पे रशिया में फॉलो होता है। तो इसका है आंसर ये है कि पैटर्न सेम होता है, सब्जेक्ट सेम होते हैं, लेकिन जो ड्यूरेशन ऑफ स्टडी होता है, उस सब्जेक्ट का जो ड्यूरेशन होता है वो अलग होता है। जैसे इंडिया में काफी सारे सब्जेक्ट है जो कि 1st ईयर के कोर्स में आपके पूरे हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो रशिया में है आपका एनएट सब्जेक्ट 1.5 साल का होता है, आप उसकी एग्जाम 2nd ईयर में देते हो, और पैथ फिजियो जैसे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे 3rd ईयर में लगते हैं, और एक मेन सब्जेक्ट जो फार्माकोलॉजी है वो यहाँ पे बच्चों को इंडिया में बच्चों को 1st या 2nd ईयर में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट 3rd ईयर में लगता है, और उसकी ड्यूरेशन 6 या 7 महीने की ही होती है। और वो उसका जो एग्जाम होता है वो आपके 3rd ईयर में, जैसे आप अभी सितंबर में आप एनरोल कर रहे हो 3rd ईयर में, तो उसका एग्जाम हो जाएगा आपका लगभग फरवरी तक, ठीक है। और एनएट का भी ऐसा ही होता है, उसको 1.5 साल लगते हैं और उसकी भी एग्जाम फरवरी में ही होती है। और हमारे ऊपर भी एक और बैच है जिसे अनीश भैया की जो बैच थी लास्ट वीडियो में दिखा, अभी वो 6th ईयर में, उनको 4th ईयर में 3 महीने छुट्टियां मिलती थी, लेकिन यहाँ पे अभी हमें सिर्फ 2 महीने ही मिलने वाली है 4th ईयर में। तो ये छुट्टियों का ड्यूरेशन है वो भी ज्यादा मैटर करता है गाइस, क्योंकि इसके वजह से क्या होता है कि आपका जो पोर्शन होता है वो लेंथी हो जाता है, और जो सब्जेक्ट्स ऐड किए जाते हैं इसकी वजह से आपको छुट्टियां जो है वो कम करा दी गई है।
अभी जो तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट और वैलिड पॉइंट मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो रशिया में टीचर्स जो पढ़ाते हैं, ऐसा बहुत सारे स्टूडेंट या मतलब उनकी कंप्लेंट होती है कि कंसल्टेंट को कि 3rd ईयर तक उन्होंने इंग्लिश में पढ़ाया लेकिन उसके बाद में रशियन लैंग्वेज में ही पढ़ाते हैं। जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में सर्जरी एक ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें टीचर्स को इंग्लिश तो आती थी लेकिन उनको जो नॉलेज वो कन्वे करना चाहते थे, बच्चों तक पहुंचाना चाहते थे, वो इतने अच्छे से नहीं कर पाते थे। वो एज अ रशियन मीडियम ही यूज करते थे। और ये बात भी सही है यार, वो रशियन मीडियम यूज करते क्योंकि जब हम पेशेंट डायग्नोज करेंगे यहाँ पे तो रशियन थोड़ी सी आना तो जरूरी है ही। ऐसा नहीं कि बस रशिया में आए तो फुल इंग्लिश ही होगा, थोड़ी सी आपको रशियन लैंग्वेज आना जरूरी होता है। मैं आपको फिर से बता दूं कि रशियन लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ऐसा नहीं कि आपको पास होना मतलब बहुत हार्ड पेपर्स होंगे, बहुत मतलब ऐसे एक्सट्रीम लेवल की उसमें डिफिकल्टी होगी, ऐसा नहीं होता। सारे टीचर्स आपको खुद से चाहते हैं कि आप रशियन लैंग्वेज में पास हो क्योंकि आपका मेन फोकस क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल सब्जेक्ट्स पे, ना कि रशियन लैंग्वेज पे। लेकिन आप इस कंट्री में रहते हो तो आपको यहाँ की लैंग्वेज आना जरूरी है। नॉर्मल डायग्नोसिस आप किसी पेशेंट का करोगे तो उसको यहाँ पे इंग्लिश नहीं आएगी, उसको रशियन में ही आपको बात करना पड़ेगा, उससे आपको पूरी सब्जेक्टिव इन्फॉर्मेशन उसको रशियन लैंग्वेज में ही निकालना पड़ेगा उससे। ठीक है, अभी जो 4th पॉइंट है वो है कि अभी बच्चे वहां पे इंडिया में बैठ के सोच रहे होंगे कि हम किताबें कौन सी लाए यहाँ पे रशिया में पढ़ने के लिए, कि इंडियन जो मेडिकल कोर्स है उसके हिसाब से ही किताबें यहाँ पे फॉलो होती है। तो ये बात नहीं है। जो भी बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप यहाँ पे रशिया में आ रहे हो तो एक भी किताब मत लेके आओ क्योंकि यहाँ पे हमारे ऑरेंजबर्ग स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में सारी किताबें बिल्कुल अवेलेबल है। और यहाँ पे जो फार्माकोलॉजी के लिए किताब होती है वो खारकेविच होती है। इसका क्लासिफिकेशन थोड़ा सा डिफर करता है। इंडिया में जो किताबें यूज होती है वो केडी त्रिपाठी जैसी किताबें यूज होती है और उनका क्लासिफिकेशन में थोड़ा सा डिफर होता है। और यहाँ के टीचर्स को यहाँ का ही क्लासिफिकेशन चाहिए। और इनकी किताबें इतनी ज्यादा अच्छी होती है, जैसे प्रीव्यूज हो गई, वो बेसिकली एक रशियन ही किताब, रशियन एनाटॉमी की किताब है। वो अपनी जो बीडीसी है उससे कहीं गुना अच्छी है। अभी इंडिया में क्या होता है, जैसे एक और जैसे आपको हैंड्स पढ़ा रहे, लिम्स पढ़ा रहे, आर्टरीज का ब्लड सप्लाई और नर्व्स का इनर्वेशन, फिर उसके बाद में मसल्स हो गए, बोन्स हो गए, फिर कार्टिलेजेस, फिर उसकी कैप्सूल हो गई, जॉइंट्स हो गए, ये सारी चीजें आप कंपाउंड पढ़ते हो। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप बोन्स पढ़ रहे हो तो स्कल से लेके पूरा लोअर लिम्ब तक आप एक साथ पूरे बोन्स पढ़ोगे। फिर आर्टरीज पढ़ रहे हो तो पूरा आपका ब्रेन के साथ लोअर लिम्स की आर्टरी जो होगी वो पूरा एक साथ पढ़ोगे। मतलब ऐसा कंपाउंड नॉलेज नहीं होता यहाँ पे। तो ये बहुत अच्छी बात है एक तरह से देखी जाए तो, क्योंकि क्या होता है कि आप जब कंपाउंड नॉलेज लेते हो, जैसे आपने नर्व्स चालू की तो अपने को वो पता नहीं कि वो शुरुआत कहाँ से हो रही, वो नर्व्स जैसे ब्रैकियल नर्व हो गई, मीडियन नर्व हो गई, इसमें तो पता कि यहाँ से जा रही है, लेकिन इसका जो शुरुआत थी ये कहाँ से हो रही है, जो प्लेक्ससेस होते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है यहाँ पे रशिया में कि यहाँ से स्टार्टिंग की शुरुआत से बताया जाता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, फिर ये जाके ऐसी डाइवर्ट हुई, फिर यहाँ पे जाके इसने इनोवेट किया। तो ये बहुत अच्छी बात है। और 1.5 साल का जो हमें मतलब ये ड्यूरेशन होती है एनाटॉमी की, वो बहुत अच्छी होती है क्योंकि इसमें आपका जो बेसिक नॉलेज है वो तक क्लियर हो जाता है। फिर आप इसके बाद में जो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है भाई कि वो नॉलेज कितना हासिल कर पाता है और कितनी उसकी इच्छा है पढ़ने की। अभी तीसरी ने बहुत सारी बातें बता दी, लेकिन अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखो, रशिया में आने वाले लास्ट ईयर तक जो बैच थी वो ऐसी थी कि इसमें 550 मार्क्स मिलने वाले भी बच्चे थे नीट में और 150 मार्क्स मिलने वाले भी बच्चे थे। तो इनका जो नॉलेज का जो मैचिंग होता है जब ये साथ में बैठते हैं एक क्लास में, ऐसा नहीं होता कि 550 वालों की अलग बैच बना दी, 450 वालों की अलग बैच बना दी, 150 वालों की अलग बैच, ऐसा नहीं। सब साथ में बैठते, 16-16 के ग्रुप्स बढ़ते हैं यहाँ पे। ऐसा भी नहीं होता यहाँ के भी 300-400 बच्चों को एक साथ पढ़ा रहे। यहाँ पे 16-16 के ग्रुप्स बनाए जाते हैं ताकि टीचर का हर एक स्टूडेंट के ऊपर अच्छा ध्यान रहे कि ये बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। अभी हम बात करने जा रहे थे कि ये जो होता है यहाँ पे जो स्टूडेंट्स को 16-16 का ग्रुप बनाया जाता है, इसमें ऐसा होता है कि जितने भी बच्चे 150 मार्क्स वाला और 550 मार्क्स वाला जब एक साथ बैठता है तो हाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है 150 मार्क्स वाले बच्चे को, लेकिन जो अपना नीट का पोर्शन था वही आगे कंटिन्यू है। लेकिन यहाँ पे फिजिक्स छूट जाता है, केमिस्ट्री छूट जाता है। यहाँ पे सिर्फ पढ़ना पड़ता है आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो कि आप बहुत इजीली आगे मतलब कोप अप कर सकते हो अगर आप ध्यान से समझो टीचर्स क्या बात कर रहे हैं, उस पर अच्छे से फोकस करके रिवाइज करो, उसके कोर नॉलेज तक जाओ। ऐसा कोई नहीं कि एमबीबीएस हार्ड है, बस ये लेंदी है, हार्ड नहीं है, क्योंकि इसमें चीजें आपको समझनी है। और अगर कंपेयर किया जाए इंजीनियरिंग से, इंजीनियरिंग का मुझे पता नहीं, लेकिन व्हाट आई हैव नोटिस इज दैट आई वाज नॉट रियली अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, I was an average student first, but here what I have realized is consistency is the key to success here. Okay, तो आगे हम बात करेंगे ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो मैंने कमेंट सेक्शन में मेरे पढ़ा था। यहाँ पे जो बच्चे होते हैं
यहाँ पे क्या वो उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज हासिल कर पाते, क्या उन्हें प्रैक्टिकल नॉलेज इंडिया के बराबर मिलती है। तो मैं आपको एक ट्रांसपेरेंट बात बता देता हूँ, मेरी सारी वीडियोस वैसे बहुत क्लीन एंड क्लियर होती है, मैं कोई भी बात नहीं छुपाता मेरी वीडियोस में। तो यहाँ पे आपको एक माइंडसेट रख के चलना पड़ेगा कि आपको जैसा इंडिया में प्रैक्टिकल सपोर्ट मिलता है वो यहाँ पे कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो पेशेंट काउंट है वो कम होता है। यहाँ पे सिटीज पे डिपेंड करता है, जैसे ऑरेनबर्ग बहुत बड़ी सिटी नहीं है तो यहाँ के हॉस्पिटल्स में पेशेंट काउंट भी कम होता है। और यहाँ पे जो पेशेंट्स होते हैं उन्हें डायग्नोज करने के लिए इंडियन स्टूडेंट्स को तुरंत नहीं दिया जाता सेकेंड थर्ड ईयर में, वो फोर्थ ईयर के बाद जब उन्हें क्लिनिकल सब्जेक्ट की थोड़ी सी नॉलेज आती है तभी उनकी एम्बुलेंस ड्यूटी लगती है, तभी उनकी ऑब्जर्वरशिप इंटर्नशिप जो भी आप बोलो वो लगता है, तभी उनको पेशेंट को हाथ में दिया जाता है कि हाँ भाई ये है, आप इसको डायग्नोज करो। और जो इंडिया का जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो बहुत ज्यादा वास्ट है। यहाँ की जो डिसीजेस है और इंडिया की डिसीजेस है इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क है। जैसे यहाँ पे जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज हो गई, फिर ऐसी चिकन पॉक्स हो गई, ये नॉर्मल डिसीजेस पे भी इधर बहुत ज्यादा मतलब ऐसा होता है कि केयर ली जाती है। जैसे इंडिया में इन सब चीजों को इतना ध्यान नहीं दिया जाता। मेनली मैं चिकन पॉक्स की बात कर रहा हूँ, ट्यूबरकुलोसिस की नहीं। ट्यूबरकुलोसिस लेकिन यहाँ पे इंडिया से कंपेयर किया जाए तो बहुत बड़ा डिसीज माना जाता है। लिटरली आप रेस्ट्रिकेट होकर घर भी जा सकते हो, मतलब रेस्ट्रिकेट तो नहीं होगी लेकिन आपको एक मेडिकल लीव दी जाएगी। तो जितने भी बच्चे स्मोक करते हो, मेरा वीडियो देख रहे हो, तो ये स्मोकिंग वोकिंग छोड़ दो भाई, ये सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होती। और मेनली रशिया में आपका जब मेडिकल टेस्ट होगा हर साल, थोड़ा सा भी 1% भी आपको ट्यूबरकुलोसिस डायग्नोज हो गया तो आपको सीधा घर भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इतना इंडिया के हिसाब से यहाँ पे है नहीं, लेकिन थ्योरी में आप जितना अपने आप को आगे कर सकते हो करो, है ना। और अभी बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो मैंने मेरे कमेंट सेक्शन में आया था। इंडिया में जब आप यहाँ पे FMG पूरी निकाल लेते हो तो इंडिया में जाके आप जो FMG देते हो उसके क्लासेस यहाँ पे लिए जाते हैं कि नहीं। तो एक मतलब ऐसी बात है कि क्लासेस तो नहीं लिए जाते भाई यहाँ पे, लेकिन हर साल आपकी जो कंसल्टेंट होता है, जिस कंसल्टेंसी से आप आए हो, मेरे को बाकी कॉलेजेस का कुछ भी नहीं पता, लेकिन मैं अपने कॉलेज की बात कर रहा हूँ ऑरेनबर्ग की। यहाँ पे हमारे हर साल FMG के कोचिंग के क्लासेस होते हैं और वो 1 महीना या 1.5 महीना तक चलते हैं। और हर साल यहाँ पे जो शुरुआत के 19 सब्जेक्ट्स है वो आपको अच्छे से हर साल कराए जाते हैं। इतना अच्छे से क्लासेस नहीं होती है, बस आपको जो एग्जाम पेपर होता है उसके तरफ सॉल्व करने का आपको एक्सपेक्ट समझाया जाता है कि हाँ ऐसे क्वेश्चंस आपको आते हैं। फिर आपको उस तरह से समझता है कि हमने इस सब्जेक्ट को ऐसे देखना चाहिए, उस सब्जेक्ट को वैसे स्कोप के साथ पढ़ना चाहिए। तो ये सब सारे क्वेश्चंस थे। और ऐसा क्वेश्चन है कि हाँ मैं पढ़ाई के साथ यहाँ पे काम कर सकता हूँ कि नहीं। अभी मेरे को यहाँ पे 3 साल हो गए, लेकिन अभी इस साल से ही यहाँ पे पढ़ाई के साथ आप काम भी कर सकते हो। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंटेशन बनाने पड़ते हैं। मेरी अगर आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस देखना चाहते हो तो मेरी लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करके रखा है। आपको इन डेप्थ उसके बारे में जानना होगा तो आप मेरे को बताओ कमेंट सेक्शन में, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो हाँ यहाँ पे आप काम कर सकते हो, लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर जगह पे आप बर्गर किंग में, रॉस्टिक्स में जो कि पहले यहाँ पे KFC था, फिर ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट जो होते हैं उधर आप जाके काम कर सकते हो, मॉल्स में वगैरह हो गए। तो इसमें आपको जो पे मिलता है वो 175 से लेके 205 रूबल्स पर आवर मिलता है। और दिन के आप 10 घंटे भी काम करते हो तो आप वही 1800 से 2500 तक कमा लोगे और आपका महीने का खर्चा आप चला सकते हो। यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट होती है रशिया में वो थोड़ी सी हाई है इंडिया से। और आपके जो अगर महीने का खर्चा आप मुझे पूछोगे तो मुझे आता है 8 से 10 हज़ार तक हर महीने का खर्चा। तो लास्ट ईयर तक मुझे 7 से 8 हज़ार आता था, लेकिन इस साल थोड़ा सा बढ़ गया क्योंकि जो ट्रैवलिंग होती है, लेक्चर्स अटेंड करो फिर क्लासेस अटेंड करो, इसमें ज़्यादा टैक्सी में चले जाते हैं हमारे पैसे। तो थोड़ा हमारे हॉस्टल से थोड़ा सा डिस्टेंस है जहाँ पे हमारी क्लासेस लगती है। लेकिन अभी काफ़ी सारे बच्चे 3rd 4th ईयर के बाद थर्ड हॉस्टल में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ की जो गवर्नमेंट हॉस्टल है वो बस यूनिवर्सिटी को लग के ही है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल पे और लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और ऐसे ही बने रहिए अपने चैनल पे।